हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले ऑथर और स्टोरी के बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। अल्फांस डोडेड वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। इस चैप्टर के जो राइटर है जिनका नाम है अल्फांस डोडेड, ये एक फ्रेंच राइटर है। ये नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको पर्सियन वॉर 1870 to 71। ये जो लास्ट लेसन हमारा चैप्टर है ये किस टाइम पर सेट किया गया है? 1870 और 71 के टाइम पीरियड पर सेट है। ये स्टोरी उस टाइम पीरियड की है जब फ्रांस का पर्सिया के साथ वॉर चल रहा था, इन विच फ्रांस was defeated by Persia lead by Bismarck। और उस वॉर में फ्रांस को पर्सिया ने हरा दिया था और पर्सिया की टीम को, आर्मी को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क लीड कर रहा था। Persia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria। पर्सिया क्या है? पर्सिया, अभी हम पर्सिया को जर्मनी के नाम से जानते हैं। पर्सिया में उस टाइम पर जर्मनी, पोलैंड और कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया का भी हुआ करता था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस हैव पास्ड इनटू पर्सियन हैंड्स। इस स्टोरी में क्या होता है कि जब फ्रांस को पर्सिया ने हरा दिया है तो फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? अल्सास और लोरेन, इन डिस्ट्रिक्ट पर लीगली पर्सिया का रूल हो गया है। ये पर्सियन हैंड में चले गए हैं। अब मीन्स यहाँ पर किसका रूल चलेगा? पर्सिया का। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब ये जो अल्सास और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट पर्सियन हैंड में चले गए तो उन्होंने अपने कुछ नए रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। तो इन नए रूल्स के आने के बाद यहाँ के स्कूल लाइफ पर क्या असर पड़ता है वो हम इस स्टोरी में समझेंगे। एक्चुअली स्टोरी में क्या होता है कि पर्सिया ने जब फ्रांस को हरा दिया और अल्सास और लोरेन अब पर्सिया के अंडर में चले गए तो पर्सिया ने अपनी कैपिटल बर्लिन से एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो अल्सास और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर आगे से अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। मीन्स यहाँ पर उनको उनके मदर टंग से अलग किया जा रहा था। अब वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को स्कूल में नहीं सीखेंगे। अब अल्सास और लोरेन के डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी। तो इस बात का यहाँ के बच्चों पर और बड़ों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टोरी समझते हैं हम। I started for school late that morning and was a great dread of scolding। Who is I here? I यहाँ पर नरेटर है। राइटर तो अल्फांस डोडेड है ही है। इन्होंने एक नरेटर बनाया है जो हमें ये स्टोरी नरेट कर रहा है। पूरी स्टोरी कौन सुना रहा है? फ्रांस नाम का एक स्कूल गोइंग बॉय, एक स्कूल जाने वाला बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस। वो बोल रहा है कि आज मैं फिर स्कूल के लिए लेट हो गया एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड। ग्रेट ड्रेड मतलब बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ऑफ स्कोल्डिंग, डांट से। किसकी डांट से? स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन us on participles and I did not know the first word about them। अब ये फ्रांस क्यों डरा हुआ था? क्योंकि ये तो एक पहले से स्कूल के लिए लेट हो चुका है। और फिर एम हेमल इनके टीचर है जो फ्रेंच लैंग्वेज के, इन्होंने क्या प्रिपेयर करके आने के लिए बोला था? पार्टिसिपल्स। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिसिपल्स होते हैं वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में भी होते होंगे। तो उसको पढ़ के आने के लिए बोला था। बट आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट इट। हम बोलते हैं ना कि मुझे तो इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, मुझे तो इसकी एबीसी भी पता नहीं है। तो यही फ्रांस बोल रहा है यहाँ पर कि पार्टिसिपल के बारे में उसको सिंगल वर्ड भी नहीं आता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। हमारे साथ भी ऐसा होता है, फ्रांस के साथ भी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए तो उसे लग रहा है कि स्कूल ही ना जाऊं, आज तो स्कूल स्किप कर देता हूँ और बाहर जाकर के दिन भर कहीं बाहर बिताता हूँ। हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम डरे हुए होते हैं, स्कूल का होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है या हमें पता है कि आज डांट पड़ने वाली है टीचर से, तो हम भी ऐसे उल्टे सीधे ख्याल दिमाग में आते हैं हमारे कि आज स्कूल स्किप कर देते हैं, कुछ ना कुछ बहाना मार लेते हैं। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, the birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill the Persian soldiers were drilling।
बाहर का जो मौसम है उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे फ्रांस यहाँ पर कि बाहर मौसम कैसा है। इट वॉज सो वार्म, बहुत ही वार्म है, ब्राइट है, सनी डे है, बाहर सन निकला है। देखिए जनरली हमारे इंडिया में क्या होता है कि सनी डे, वार्म डे हमको पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पहले से गर्मी है। बट क्योंकि फ्रांस कहाँ रहता है, फ्रांस में रहता है और वहां पहले से ठंडी है, तो वहां के लोगों को वार्म वेदर अच्छा लगता है। तो इसीलिए फ्रांस बोल रहा है कि बाहर बहुत वार्म सनी डे है, तो मैं क्या करता हूँ, स्कूल स्किप कर देता हूँ। फर्दर वो डिस्क्राइब कर रहा है कि बर्ड्स वर चर्पिंग ऑन द एज ऑफ द वुड्स, उन वुड्स पर बैठी हुई बर्ड भी क्या कर रही है, चहचहा रही है, उसकी आवाज सुनना उसको बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आफ्टर दैट वो बोल रहा है कि 100 मील जो है, 100 मील के पीछे जो खुला मैदान है, 100 मील्स मतलब जहां पर लकड़ियों का काम होता है, लकड़ी काटने वाली मील, उस 100 मील के पीछे जो खुला मैदान है वहां से पर्शियन सोल्जर्स के ड्रिलिंग करने के भी आवाजें सुनाई दे रही है। ड्रिलिंग करना मीन्स एक्सरसाइज करना, देवर एक्सरसाइजिंग देयर। अब आप सोचेंगे कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आवाजें कैसी हो रही होगी, बट ये जो सोल्जर्स है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब सोल्जर्स की एक्सरसाइज होती है तो वो ड्रम बीट पर होती है, धम धम की साउंड के साथ होती है। उनका एक जो हेड होता है उनको कमांड पास करता है, उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी की आवाजें फ्रांस को सुनाई दे रही है। It was all much more tempting than the rule of the four participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. Tempting means attracting, resist means उससे दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना। तो फ्रांस बोल रहा है कि ये जो बर्ड्स की आवाज है, बाहर का जो वेदर है, सोल्जर्स की जो ड्रिलिंग की साउंड है, ये सब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहा है, टेम्पटिंग लग रहा है, मोर देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। स्कूल में जाकर के पार्टिसिपल्स के बोरिंग रूल पढ़ने से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि मैं इन चीजों को बाहर इंजॉय करूं, बट मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, ताकत है कि मैं इन सबको अपने माइंड से दूर रख सकूं। और फिर वो हरिड करता है, फटाफट स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. What is town hall here? Town hall एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है और इसके बाहर एक बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड मीन्स एक ऐसा बोर्ड लगाया गया है जिससे सभी लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो जब फ्रांस वहां से निकल करके जा रहा है तो वो बोल रहा है कि जब जैसे ही मैंने टाउन हॉल को पास किया, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there. अब देखिए ये जो स्टोरी सेट है फ्रांस और पर्सिया के वार के टाइम की स्टोरी है, तो वार काफी लंबा चल रहा था। तो फ्रांस बोल रहा है कि पिछले 2 साल से, जब से फ्रांस और पर्सिया का वार चल रहा है, तब से कोई भी जो बैड न्यूज होती है वो इसी बुलेटिन बोर्ड पर लगाई जाती है, इसी के थ्रू हम सभी को पता चलता है। कौन किस टाइप की बैड न्यूज? द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? मतलब क्या क्या बैड न्यूज वहां से पता चली कि युद्ध को रोक दिया गया है वहीं पर, या फिर वो हार गए, फ्रांस पर्सिया से हार गई। इस तरह की बैड न्यूज हमेशा उस बुलेटिन बोर्ड से पता चलती है। बट फ्रांस वहां पर रुकता नहीं है और वो अपने माइंड में ये सोचते सोचते निकल जाता है कि अब क्या हुआ होगा, मीन्स बुलेटिन बोर्ड पर क्या न्यूज है फ्रांस ने नहीं सुना, अभी तक उसको नहीं पता है। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." और जैसे ही फ्रांस जल्दी जल्दी निकल रहा था, जितनी जल्दी वो कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी पहुंच सके उतनी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर एक ब्लैक स्मिथ आप सब समझते हैं, ब्लैक स्मिथ किसको कहते हैं? लोहार को, जो लोहे का काम करता है उसे ब्लैक स्मिथ कहते हैं, जिसका नाम क्या है? वॉचर। वॉचर वहां पर खड़ा था बुलेटिन बोर्ड के पास अपने एक अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस मीन्स उसका शिष्य, अप्रेंटिस मतलब होता है ट्रेनी, जो किसी के अंडर में रह करके काम सीख रहा है। तो इस ब्लैक स्मिथ का एक अप्रेंटिस और ब्लैक स्मिथ दोनों उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। तभी वो पीछे से उसको आवाज लगाता है, "डोंट गो सो फास्ट बब." बब मीन्स हियर बच्चा, बेबी, कुछ भी बोल सकते हो आप, कि बेटा इतनी जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम सफिशिएंट टाइम पर स्कूल पहुंच जाओगे, तुम्हें लेट नहीं होगा। जबकि फ्रांस ऑलरेडी लेट हो चुका है और पीछे से ब्लैक स्मिथ उसे ऐसा बोल रहा है। I thought he was making fun of me.
तो फ्रांस ने सोचा कि वो उसकी लेग पुलिंग कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। एंड रीच्ड एम हैमर्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और वो जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है, और वो कहाँ पहुंच गया है, मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंच गया है। और जब वो मिस्टर हैमल के गार्डन में पहुंचा तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसे सांस भी लेना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो इतना स्पीडली भागते हुए स्कूल पहुंचा था। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. अब फ्रांस यहाँ पर बता रहा है कि यूजुअली जनरली स्कूल कैसे स्टार्ट होता है। तो फ्रांस बोल रहा है कि जब डेली स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वॉज अ ग्रेट बसल। बसल मीन्स बहुत ज्यादा शोर शराबा, कंफ्यूजन वाला माहौल क्रिएट हो जाता है वहां पर। और कैसी कंफ्यूजन होती है, कैसा शोर शराबा होता है, जो बाहर स्ट्रीट गली तक सुनाई देता है कि हाँ भैया स्कूल लग गई है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, बच्चे जब आते हैं तो डेस्क को, टेबल्स को इधर उधर खिसकाने की आवाजें आती है। बच्चे साथ में, रिपीटेड इन यूनिसॉन, यूनिसॉन मीन्स एक साथ रिपीट करना किसी चीज को। तो कोई भी लेसन हो, पोएम हो, जब बच्चे एक साथ रिसाइट करते उसको तो उसकी बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें आती है। बच्चे क्या करते हैं, अपने कानों पर हाथ रख करके, ताकि वो और बेहतर समझ सके, बहुत जोर जोर से रिसाइट करते हैं किसी भी लेसन को। देन टीचर के रूलर की आवाज, रैपिंग करना मीन्स उसको टेबल पर ठोकना। आपने देखा होगा आपके टीचर भी जब ज्यादा शोर होता है तो बच्चों को चुप कराने के लिए डस्टर या रूलर, जो भी डंडा उनके हाथ में होता है, टेबल पर ठोकते। तो इन सब चीजों की आवाज से पता चल जाता था कि हाँ स्कूल लग गई है। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. But आज तो बिल्कुल सब कुछ अलग है, कोई शोर शराबे की आवाज नहीं आ रही है। जब फ्रांस लेट हो गया था तो वो क्या सोच रहा था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन। व्हाट इज कमोशन? कमोशन मीन्स यही अफरा तफरी या फिर शोर शराबा, कंफ्यूजन वाला जो माहौल रोज क्रिएटेड रहता है, उसी को कमोशन कहा जा रहा है यहाँ पर। काउंटेड ऑफ मीन्स किसी चीज का फायदा उठाना। तो फ्रांस ये सोचते सोचते आ रहा है था कि भैया रोज जैसे ही सब इधर उधर होता है उतल पुतल, वैसा ही होगा, तो मैं चुपचाप जाकर के बिना किसी के नजर में आए अपनी टेबल पे जाकर के बैठ जाऊंगा। बट ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तो इतना साइलेंस है, ऐसा मानो कि लग रहा है संडे मॉर्निंग हो, मीन्स छुट्टी के दिन, जैसे कोई बच्चे ही नहीं आए हो क्लास में, ऐसा लग रहा है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. अब जैसे ही फ्रांस क्लास के बाहर पहुंचता है, उसने विंडो से देख लिया कि उसके सारे क्लासमेट तो अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठे हुए हैं, कोई हड़बड़ी, कोई कमोशन नहीं हो रहा है उधर। और मिस्टर एम हेमल यहाँ से वहां घूम रहे हैं, अपने आयरन रूलर को, मतलब उनकी जो लोहे की छड़ी है उसको अपनी आर्म्स में दबाए हुए यहाँ से वहां घूम रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and now frightened I was. अब लेट तो फ्रांस पहले ही हो चुका है, ऊपर से उसने मिस्टर हेमल के हाथ में आयरन स्टिक देख लिया है, तो फ्रांस बहुत ज्यादा डर गया है। अब इसके बीच फ्रांस को क्लासरूम का दरवाजा खोल करके अंदर जाना है, सबके बीच में से निकलते हुए। तो वो बोल रहा है कि आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि मैं कितना ब्लस्ड हो गया था। ब्लस्ड हो जाना मीन्स शर्म से लाल पड़ जाना, और मैं कितना डरा हुआ होऊंगा मिस्टर हेमल के उस डंडे से कि हो सकता है कि मैं लेट हो गया हूं तो वो मुझे मारे। बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल saw me and said very kindly, go to your place quickly, little France. We were beginning without you. बट जैसा फ्रांस सोच रहा था, वो इतना डर रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उल्टा मिस्टर हेमल ने उसे बड़े ही प्यार से कहा कि जाओ बेटा अपनी प्लेस पर जाकर के बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे अदरवाइज क्लास। I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over
my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. जैसे ही मिस्टर हेमल ने कहा कि जाओ अपनी प्लेस पर बैठ जाओ, तो फ्रांस की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। वो फटाफट जंप करके अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया और जैसे ही उसका डर थोड़ा कम हुआ, उसे होश आया, उसने देखा कि मिस्टर हेमल ने तो आज नए कपड़े पहने हैं। बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहन रखी है उन्होंने, उनकी फ्रिल्ड वाली शर्ट है और उसके साथ साथ उन्होंने एक ब्लैक सिल्क की कैप लगाई है और इन सब पर बहुत ही वेल एम्ब्रॉयडरी बनाई गई है। और इस ड्रेस को, ये उनकी स्पेशल ड्रेस है, इसको वो सिर्फ इंस्पेक्शन वाले दिन और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन ही पहनते हैं। तो इट मीन्स कि फ्रांस सोच रहा था कि आज भी कुछ स्पेशल डे है क्या, मिस्टर हेमल ने ये कपड़े क्यों पहने हैं। Beside the whole school seemed to so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. अब ये तो दिखाई दे ही रहा था कि पूरी स्कूल में कुछ आज स्ट्रेंज सा माहौल है, कुछ अजीब सा लग रहा है। उसके अलावा जब फ्रांस पीछे की बेंचेस जो हमेशा खाली पड़ी रहती थी उन पर देखता है कि गांव के कुछ ओल्डर पीपल वहां पर आकर के बैठे हैं, बच्चों की तरह जो स्कूल गोइंग बॉयज जैसे बैठे हैं पढ़ने के लिए, वैसे ही गांव के कुछ लोग भी आकर के वहां बैठे हैं। ओल्ड हॉजर विथ हिज 3 cornered hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. अब कौन कौन बैठा है वहां पर? ओल्ड हॉजर, ये वहां के कोई ओल्ड पर्सन है, प्रोमिनेंट पर्सन है, हो सकता है सरपंच हो गांव के, कोई भी हो सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है। और इन्होंने कैसी हेड पहनी है? 3 cornered हेड पहनी है। फॉर्मर मेयर मीन्स ये रिटायर्ड हो चुके हैं, इसलिए इनके आगे फॉर्मर लगा है। और फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर हुआ करता था वो, तो ये सारे एजेड पर्सन और इनके साथ कई सारे लोग बैठे थे जो गांव के ओल्डर पीपल है। एवरीबडी लुक्ड सैड and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles laying across the pages. ये सभी लोग उदास दिखाई दे रहे थे, सैड दिखाई दे रहे थे। फ्रांस ने देखा कि इनके चेहरे क्या थे? उदास थे। हॉजर जो था वो अपने साथ साथ एक ओल्ड प्राइमर भी लेकर के आया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमर? लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की जो बेसिक बुक होती है, मीन्स ABCD की जो बुक होती है, जहां से शुरुआत होती है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो उस ABCD की बुक को क्या कहेंगे? प्राइमर कहेंगे। तो ऐसे ही ये फ्रेंच लैंग्वेज की एक प्राइमर लेकर के आया था जिसमें उसकी अल्फाबेटिकल से शुरू किया गया होगा। एंड थम्ड एट द एजेस मीन्स होता है कि ये जो बुक थी ये बहुत पुरानी थी, इसलिए इसके जो एजेस थे, कोने थे, ये फट गए थे, मतलब फटी पुरानी सी बुक थी ये। और उसने उस बुक को अपने नीज पर रखा हुआ था और उसके बड़े बड़े से स्पेक्टिकल्स उसके पेजेस पर पड़े थे। While I was wondering about it, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." अब फ्रांस ये सब सोच ही रहा था कि आज स्कूल में इतना साइलेंस क्यों है, ये गांव वाले यहाँ क्यों आकर के बैठे हैं। तो मिस्टर हेमल ने कहा अपनी ग्रेव, जो कड़क जेंटल आवाज, जिस आवाज में वो, जिस टोन में वो हमेशा बोलते हैं, उसी टोन में उन्होंने कहा कि बच्चों ये मेरा लास्ट लेसन है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। आज आखिरी बार जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये मेरा लास्ट लेसन है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. तो मिस्टर हेमल आगे बता रहे हैं कि बच्चों, बर्लिन से एक ऑर्डर आ गया है कि अब अल्सास और लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाई जाएगी? स्कूल्स में जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव।
तो मिस्टर हेमल कह रहे हैं कि तुम्हारा जो नया जर्मनी लैंग्वेज का जो मास्टर है वो कल आ जाएगा और ये तुम्हारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, तो मैं चाहता हूं कि तुम सब इस लेसन को ध्यान से समझो। What a thunderclap these words were to me. Thunderclap means जैसे पैरों तलों से जमीन खिसक जाना, बिजली से गिर जाना किसी पर। तो यहाँ पर जब फ्रांस को ये पता चला कि ओ माय गॉड ये लास्ट लेसन है मेरा, मीन्स आज के बाद मैं अपनी मदर टंग ही नहीं सीख पाऊंगा, तो ये उसके लिए कैसा था, थंडर क्लेप की तरह था। ओ द रिचेस, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। अब फ्रांस धीरे धीरे प्रीवियस थिंग्स को रिकॉल कर रहा है, पिछली चीजों को रिकॉल कर रहा है। अच्छा, इसी दुर्भाग्य की, यही दुर्घटना को तो बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था, यही तो सब लोग देख रहे थे, इसीलिए तो बुलेटिन बोर्ड पे टाउन हॉल के बाहर भीड़ लगी थी। रिचेस मीन जो दुर्घटना होती है वो, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा मिसफॉर्च्यून हो गया है कि अब वो फ्रेंच लैंग्वेज ही नहीं सीख पाएंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, why I hardly knew how to write. I should never learn any more. I must stop there then. तो फ्रांस सोच रहा है कि अच्छा ये मेरा लास्ट लेसन है, अरे अभी अभी तो मैं सिर्फ लिखना ही सीखा हूं, मैंने कुछ ज्यादा सीखा भी नहीं है और मुझे अभी इसको यहीं खत्म करना पड़ेगा। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg or going sliding on the sand. अब फ्रांस अपनी गलतियों को याद कर रहा है, वो सॉरी फील कर रहा है कि मैंने क्यों पहले नहीं सीखा। पहले मैं क्या कर रहा था, बर्ड्स के एग्स ढूंढने जाया करता था और सार में स्लाइडिंग करा करता था। सार वहाँ एक प्रोमिनेंट रिवर का नाम है, जैसे हमारे इंडिया में द नर्मदा, द गंगा है, ऐसे ही द सार फ्रांस की एक रिवर का नाम है। तो वहां पर स्लाइडिंग करने जाया करता था फ्रांस। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could never give up. अब फ्रांस अपनी बुक्स के बारे में बोल रहा है कि मेरी किताबें जो मुझे हमेशा क्या लगा करती थी, न्यूसेंस लगा करती थी। न्यूसेंस मतलब एक फालतू का बोझ जो हम रोज ढो रहे हैं, मतलब फालतू की चीजें जिसको रोज बैग में भर के लेकर के जा रहे हैं और बहुत भारी लगती थी। जो ग्रामर की बुक है, जो हिस्ट्री की बुक है, जिसमें पता नहीं कौन कौन से सेंट्स यानी साधु महात्माओं के बारे में लिखा हुआ है जिसको वो जानता भी नहीं है। अब वो अचानक से सब कुछ क्या हो गई, सारी बुक्स उसकी फ्रेंड बन गई कि ये तो मेरी ओल्ड फ्रेंड्स है, इनको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। And M. Hamel, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky means चिड़चिड़ा सा, शॉर्ट टेम्पर, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो वो अब एम हेमल के बारे में सोच रहा है कि एम हेमल जो आप कभी भी मुझे दिखाई नहीं देंगे, जो यहाँ से जाने वाले हैं, इसके बारे में तो सोच के ही मैं सब कुछ भूल गया, उनका डंडा भी भूल गया, उनका वो चिड़चिड़ापन भी भूल गया। मीन्स यहाँ पर एम हेमल भी अब फ्रांस को अच्छे लगने लगे और उनकी बुक्स जो पुरानी फ्रेंच लैंग्वेज की, उसकी ग्रामर की, हिस्ट्री की बुक्स थी, वो भी उसको अच्छी लगने लगी। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती है, और जब उसे हमसे अलग कर दिया जाता है, अब हम वो काम नहीं कर सकते, तो अब हमको क्या होता है, वही काम करना होता है। तो यहाँ पर फ्रांस के लोगों को और स्कूल के बच्चों को अपनी मदर टंग का जो इम्पोर्टेंस है वो अब समझ में आ रहा है कि कैसे उनकी मदर टंग को उनसे अलग किया जा रहा है। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the village was sitting there in the back of the room. अब धीरे धीरे फ्रेंच को सारी बात समझ में आ रही है कि वो बोल रहा है कि अच्छा मिस्टर हेमल का ये लास्ट लेसन है, अब आज के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए तो उन्होंने ये संडे क्लॉथ्स पहने हैं, मतलब ये नई ड्रेस वो इसीलिए पहन करके आए हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये गांव के लोग भी पीछे आकर के क्यों बैठे हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू एंड दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more.
तो गांव के लोग क्यों बैठे हैं? क्योंकि वो भी सॉरी है, वो भी सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं कि हम भी ज्यादा स्कूल नहीं गए और हमने भी अपनी मदर टंग को इतना इंपॉर्टेंस पहले नहीं दिया। काश हमने इम्पोर्टेंस दिया होता, काश हम फ्रेंच लैंग्वेज पहले सीख गए होते। और ये उनका तरीका है, वो अपने तरीके से मिस्टर हेमल को थैंक यू बोलने आए हैं कि इन्होंने 40 इयर्स तक, मतलब 40 साल से मिस्टर हेमल यहाँ पर रह करके फेथफुल सर्विस दे रहे थे। ये उनके रिस्पेक्ट में आए हैं, सारे लोग अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट में आए हैं जो अब उनकी नहीं रही। While I was thinking of all this, I heard my name called. फ्रांस इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि उसने सुना कि किसी ने उसको आवाज लगाई है, उसका नाम आ गया है। इट वॉज माई टर्न टू डिसाइड वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। अब फ्रांस की टर्न आ गई थी, उसको सारे रूल्स डिसाइड करना था पार्टिसिपल के। जैसे ही फ्रांस खड़ा हुआ, वो मन में ये सोच रहा था कि मैं अपना सब कुछ दे देता, काश मुझे पार्टिसिपल के सारे ये जो ड्रेडफुल डरावने से रूल है ये मुंह जबानी याद होते और मैं बिना रुके बड़ी ही लाउड और क्लियर आवाज में बिना किसी मिस्टेक के वो रूल्स बोल पाता, काश कुछ ऐसा हो पाता। बट आई गोट मिक्सड अप on the first word and stood there holding on to my decks, my heart beating and not daring to look up. बट जैसे ही फ्रांस ने बोलना शुरू किया, वो फर्स्ट वर्ड पे ही मिक्सड अप, मतलब कंफ्यूज हो गया और बहुत ज्यादा डर गया और वो कांपने लगा और उसने अपने दोनों हाथों से क्या किया, बेंच को पकड़ लिया और उसका हार्ट जोरों से धड़कने लगा और उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर अपने टीचर की तरफ देख सके। आई हियर एम हेमल से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। अब आगे फ्रांस क्या सुनता है कि मिस्टर हेमल बोल रहे हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें चिल्लाऊंगा नहीं बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम पहले ही बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हें पता चला है कि अब तुम्हारी लैंग्वेज तुम सीख नहीं पाओगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, तो तुम ऑलरेडी बहुत बुरा फील कर रहे हो और मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। सी हाउ इट इज एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। देखो कैसे हम कहते रहते थे, अरे अरे बहुत ज्यादा टाइम है मेरे पास तो मैं कल सीख लूंगा। And now you see where we have come out. Where we have come out means what is the result. और देख लो, हम बोलते रहते थे कल सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, अरे अभी तो बहुत टाइम है, सीख लेंगे। तो आज हम कहाँ आ गए, देखिए रिजल्ट क्या हुआ कि अब नो मोर, हम सीख ही नहीं पाएंगे कभी हमारी फ्रेंच लैंग्वेज, हमसे हमारी मदर टंग छीन ली गई है। ओह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। तो आगे मिस्टर हेमल फ्रांस को बोल रहे हैं कि बेटा ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे के पूरे अल्सास की प्रॉब्लम है, यहाँ के सभी लोगों की प्रॉब्लम है, ये सभी चीजों को क्या करते हैं, कल पे छोड़ देते हैं। नाउ दोस फेलो आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू हाउ इज इट you pretended to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. तो आप आगे मिस्टर हेमल बोल रहे हैं, हूँ नाउ दोज फेलोज, हूँ फेलोज हियर, दोज फेलोज मीन्स ये जो पर्सिया के जो सोल्जर्स हैं जो अब यहाँ पर रूल करेंगे, वो क्या बोल पाएंगे, उनको तो मौका मिल गया, वो तो तुम्हें बोलेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो, तुम अपने आप को फ्रेंच मानते हो, तुम्हें ठीक से फ्रेंच बोलना और लिखना तो आता नहीं है और तुम क्या फ्रेंच हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट फॉर लिटिल फ्रांस, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद। आगे मिस्टर हेमल बोलते हैं कि फ्रांस बेटा तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है, यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ है, डील टू रिप्रोच मीन्स जो इल्जाम है हम सब पर लगना चाहिए, हम सबकी गलती है, ये जो हुआ है हम सबकी वजह से हुआ है। किस किस की वजह से हुआ है, योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर्ड to put you to work on a farm or at the mills
so as to have a little more money, and I have been to blame also. तो मिस्टर हैमर बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोच रहे थे अभी तक कि तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, और स्कूल जाने की जगह वो तुम्हें कहाँ भेजते, किसी मिल में भेजते, किसी कारखाने में काम करने भेजते, ताकि तुम्हें और पैसे, उन्हें और पैसे कुछ मिल सके। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मुझ पर भी इल्जाम लगना चाहिए। वाई I not often sent you to water my flowers instead of learning your lesson? तो यहाँ पर मिस्टर हैमर बोल रहे हैं कि फ्रांस तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे, वो भी तुम्हें स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, वो भी चाहते थे कि इससे अच्छा तो तुम कहीं काम कर लो ताकि पैसे आ जाएंगे। और मेरी भी गलती है, मैं भी कभी कभी क्या कर लेता था, आलसी कर लेता था। जब मुझे फिशिंग के लिए जाना होता था मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो हम सबकी गलती है। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast of their language, it is as if they had the key to their prison. और इसी तरह मिस्टर हैमल एक के बाद दूसरी बात करते हुए धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज पर आए, और वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने लगे, बोलने लगे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो दुनिया की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा क्लियर है, लॉजिकल लैंग्वेज है, इसलिए हमें इसको गार्ड करना चाहिए। यहाँ फ्रांस के जो लोग हैं इसको फ्रेंच लैंग्वेज की रक्षा करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी पीपल इंस्लेव होते हैं, मतलब किसी के गुलाम बनते हैं, तो गुलामी से कौन आजादी दिला सकता है? हमारी मदर टंग। ये जो मदर टंग होती है ये प्रिजन के लिए की का काम करती है, मतलब जेल के लिए क्या है, ये चाबी जैसी है। तो इंस्लेवरी का हम तभी मुकाबला कर पाएंगे जब हमें हमारी मदर टंग आती होगी। तो इसलिए एम हैमल बोल रहे हैं कि हमें हमारी लैंग्वेज को गार्ड करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आपकी बुक में ये मैप गिवन है, यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है लोरेन और अल्सास, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर है अल्सास और लोरेन। लेट्स डिस्कस फर्दर। Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. अब फिर मिस्टर हैमल ने क्या किया, ग्रामर की बुक निकाली और एक लेसन पढ़ करके सुनाया। और फ्रेंच बहुत ज्यादा, फ्रांस जो है वो बहुत ज्यादा अमेज्ड है, मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड है कि मुझे कितने अच्छे से समझ में आया आज। All he said seemed so easy. I think to that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. आज तो ऐसा लग रहा है कि अरे आज से पहले तो मैंने कभी मिस्टर हैमल की बातों को ध्यान से सुना ही नहीं, और ना ही उन्होंने इतने अच्छे से कभी एक्सप्लेन किया। It seems almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. ऐसा लग रहा था कि मिस्टर हैमल, बेचारे मिस्टर हैमल जाने से पहले उनका जितना भी नॉलेज है वो एक ही स्ट्रोक में, मींस एक ही बार में हमारे हेड्स में, हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो फ्रेंच लैंग्वेज का जितना भी नॉलेज रखते हैं वो आज एक ही बार में सब डिलीवर कर दे। आफ्टर द ग्रामर we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had a new copies for us, written in a beautiful round hand. France, Alsace, France, Alsace.
ग्रामर का लेसन कंप्लीट होने के बाद मिस्टर हेमल ने कहा कि वो उनके लिए बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए कॉपीज लेकर के आए हैं और अब उनका क्या होगा, एक लेसन का राइटिंग का लेसन होगा। और जो कॉपीज थी उस पर ब्यूटीफुल राउंड हैंड में मींस कर्सिव राइटिंग में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। They looked like little flakes floating everywhere in the schoolroom, huge from the road at the top of our decks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. अब जो फ्रांस है वो इन बुक्स को किससे कंपेयर कर रहा है, जैसे कि पूरी क्लासरूम में क्या हो रहे थे, छोटे छोटे अल्सास के तिरंगे लहरा रहे थे, झंडे लहरा रहे थे वहां पर। और जो पूरा पूरा क्लासरूम है वहां पर बहुत ज्यादा क्या थी, साइलेंस थी, सब अपना अपना काम कर रहे थे। द ओनली साउंड द स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, सिर्फ एक ही साउंड सुनाई दे रहा था कि पेन से पेपर पर लिखा जा रहा है। जब पेन से पेपर पर लिखते हैं तो स्क्रेचिंग साउंड आता है, सिर्फ वही साउंड वहां पर सुनाई दे रहा था। Once some beetle flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracking their fish hooks as if that was French too. अब एक बार वहां क्या हो गए, बीटल्स फ्लेव मीन्स जो मच्छर है या मक्खियां बोल सकते हैं आप, वो उड़ते हुए आ गई, बट उन पर भी कोई अटेंशन नहीं दे रहा है, ना ही वो लिटिलेस्ट वन। हु इज द लिटिलेस्ट वन हियर? यहाँ पर जो फ्रांस जिस क्लासरूम में बैठा है, जहां पर मिस्टर हेमल की क्लास चल रही है, उसकी रूफ पर, छत पर कुछ पीजन्स है, तो फ्रांस उनकी बात कर रहा है कि जो पीजन्स है उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। इस स्क्रेचिंग के अलावा एक और साउंड आ रहा था कि रूफ पर जो पीजन्स थे वो भी अपने फिश हुक मतलब आपने अगर पीजन के जो पंजे होते हैं वो देखा होगा तो वो किसके जैसे होते हैं, फिश के हुक के जैसे होते हैं, तो वो भी उसको क्या कर रहे हैं, रूफ पर स्क्रेच कर रहे हैं, और उससे भी ऐसा साउंड आ रहा है जैसे वो भी क्या लिख रहे हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ऑन द रूफ द पीजन्स cooed very low and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? अब जो रूफ है, रूफ पर क्या हो रहे हैं, पिजन कूट कर रहे हैं, कूट जो साउंड होता है पिजन प्रोड्यूस करते हैं साउंड। तो पिजन का साउंड सुनकर के फ्रांस के दिमाग में एक और ख्याल आया कि क्या जो ये पर्सिया के लोग हैं ये इन पिजन को भी बोलेंगे कि तुम भी कू नहीं करोगे, अब तुम जर्मन में बोलोगे, अब क्या हमारे जर्मनी के पिजन तो इस तरह से बोलते हैं तो फ्रांस के भी पिजन उसी तरह से बोलेंगे, तो क्या ये इन पक्षियों पर भी ऐसे रूल अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर फ्रांस क्या बोलना चाह रहा है कि जो पिजन का जो कू साउंड है वो नेचुरल साउंड है, लाइक मदर टंग। जो फ्रांस के लोगों की जो मदर टंग है, फ्रेंच लैंग्वेज, वो उन्होंने अपने मदर से अडोप्ट की है और वो अपनी उस लैंग्वेज को छोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह पिजन अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ सकते, फ्रांस के लोग भी अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ सकते, उनको उनकी मदर टंग से अलग नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये नेचुरल है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little classroom. जब भी लिखते लिखते फ्रांस ऊपर अपने टीचर एम हेमल की तरफ देख रहा था, वो नोटिस कर रहा था कि मिस्टर हेमल मोशन लेस मतलब बिना हिले डुले अपनी चेयर पर बैठे हैं और वो क्या कर रहे हैं, गेजिंग कर रहे हैं। गेजिंग करना मीन्स टकटकी लगा करके किसी चीज को देखना, तो पहले वो किसी एक चीज को देख रहे हैं, फिर किसी और दूसरी चीज को देख रहे हैं, तो वो इस तरह से चीजों को देख रहे हैं मानो ऐसा लग रहा है कि वो उनकी जो फोटोग्राफ है, मतलब उस क्लासरूम में क्या चीज कैसी थी, कहाँ पर थी, उस पूरे क्लासरूम को वो अपने माइंड में फिक्स कर रहे हैं। Fancy, for the 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in the front of him, just like that.
आगे फ्रांस बोल रहा है कि ये मजाक की बात नहीं है, 40 साल से ये जो पर्सन है मिस्टर हेमल है, ये यहीं पर इसी जगह पर है। उनका गार्डन, उनकी क्लासरूम और उनके बच्चे रोज पढ़ने के लिए आते हैं और सब कुछ वैसा का वैसा है, उनका गार्डन, उनका क्लासरूम, और वो 40 साल से इसी जगह पर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। ओनली द डेस्क and benches had been worn smooth and the walnut trees in the garden were taller and the hope vine that he had planted himself twined about the window to the roof. सिर्फ चेंजेस क्या हुए हैं, जो ये डेस्क है, जो बेंचेस है, ये यूज कर करके अब क्या हो गई है, वोर्न हो गई है, पुरानी हो गई है, स्मूथ हो गई है। और जो वॉलनट के ट्री है, वॉलनट मीन्स होता है अखरोट, एक तरह का ड्राई फ्रूट होता है, जो पेड़ मिस्टर हेमल ने लगाए थे वो पेड़ 40 साल में क्या हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। और होपवाइन एक तरह की बेल होती है, आर्टिफिशियल बेल होती है, जो ऐसे ऐसे ऊपर चढ़ती है, किसी भी तरह से पत्ते वो उसके ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो ये जो होपवाइन की बेल लगाई थी वो खिड़की से होते हुए कहाँ पहुंच गई है, रूफ पर पहुंच गई है इन 40 सालों में। सिर्फ यही चेंजेस हुआ है, बाकी कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुए हैं। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबोव, पैकिंग देयर ट्रंक्स for they must leave the country next day. अब फ्रांस मिस्टर हेमल के बारे में सोच रहा है कि ये इंसान का दिल कितना टूट गया होगा कि ये 40 साल से एक जगह पर रह रहा था और अब कल उनको ये सब कुछ छोड़ करके जाना है। और तभी ऊपर से मिस्टर हेमल की जो सिस्टर है वो वहीं पर रहते हैं साथ में उनके, तो उनके सामान पैकिंग करने की, ट्रंक्स मीन्स उनका जो भी लगेज है जो पैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको नेक्स्ट डे इस कंट्री को छोड़ करके जाना है। But he had the courage to hear every lesson to the very fast. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba be bi bo boo. But फिर भी वो, उनके अंदर इतना साहस था कि उन्होंने सबका लेसन सुना, और राइटिंग के बाद उनका हिस्ट्री का लेसन हुआ, और उसके बाद बेबीज मीन्स यहाँ पर फ्रांस अपने सारे क्लासमेट को बोल रहा है। उन्होंने क्या चेंट किया, चेंट करना मीन्स दोहराया, बा बेबी बो बू। हो सकता है कि ये फ्रांस लैंग्वेज की अल्फाबेट्स हो, तो इसको वो रिसाइट कर रहे थे सभी मिल करके। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज spectacles and holding his primer in both hands spelled the letter with them. और पीछे जो ओल्ड होजर है, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है जो अपने साथ एक प्राइमर लेकर के आया है, उसने भी क्या कर लिया, अपना चश्मा पहन लिया और अपनी बुक को दोनों हाथ में पकड़कर वो भी लेटर को स्पेल कर रहा है, पढ़ने की कोशिश कर रहा है। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Oh, how well I remember it, that last lesson. आगे फ्रांस बोल रहा है कि हम ये देख पा रहे थे कि वो जो हॉजर है वो भी पढ़ते पढ़ते क्या कर रहे थे, रो रहे थे। उनकी वॉइस जब वो बोल रहे थे ट्रेम्बल कर रही थी, मतलब उनकी कांपती हुई आवाज आ रही थी, जो सुनने में बहुत ज्यादा फनी लग रही थी, और हम सबको हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। मिस्टर जो होजर है उनकी आवाज सुन करके हंसी आ रही थी, बट इस सिचुएशन को देख करके रोना आ रहा था। और फ्रांस बोल रहा है कि मुझे वो दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है कि वो लास्ट लेसन वाला दिन कैसा था। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. At the same moment, the trumpets of the persons returning from drill sounded under our windows. जैसे ही चर्च की क्लॉक में, आपने चर्च में बाहर क्लॉक लगी हुई देखी होगी कि चर्च के बाहर क्लॉक होती है, उसमें 12 बजते हैं, एंजेलस का टाइम हो जाता है। एंजेलस मीन्स यहाँ पर है कोर्ट में, चर्च में होने वाली प्रेयर्स। कोई भी चर्च हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उनमें क्या होता है, टाइम टाइम पर प्रेयर्स, पूजा पाठ जो भी होते हैं वो होते रहते हैं। तो यहाँ पर चर्च में 12 बजे एंजेलस होता है। तो जैसे ही एंजेलस का टाइम होता है, उधर से पर्सियन के जो सोल्जर है उनका भी ड्रिलिंग खत्म करके वापस आने की आवाजें भी खिड़की से सुनाई दे रही थी। Mr.
Mr. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. मिस्टर हेमल के लिए जैसे ही चर्च की घंटी बजती है, 12 बजती है, ये क्या था, सॉफ्ट मोमेंट था। वो एकदम से डर गए कि अरे टाइम हो गया, बस अब क्लास खत्म होने वाली है। ही वॉज वेरी पेल, मतलब उनका जो चेहरा था, बोलते ना चेहरा उतर गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया उसका, तो यहाँ पर उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वो चेयर से एकदम से खड़े हो गए। और फ्रांस बोल रहा है कि आज से पहले वो इतने ज्यादा लंबे मुझे कभी नहीं लगे, क्योंकि वो पूरे स्ट्रेट खड़े हो गए थे। माई फ्रेंड सैड but something choked him. He could not go on. जैसे ही मिस्टर हेमल खड़े हुए, उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की। उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स एंड देन आई करते हुए ऐसा लग रहा था कि समथिंग वॉज चोकिंग हिम। चोक्ड हिम मतलब कि रोक रहा है, कुछ चीज उन्हें रोक रही है, आगे बोल नहीं पा रहे थे वो। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक एंड bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. अब मिस्टर हेमल कुछ बोल तो नहीं पाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हो गए। उन्होंने एक चौक का टुकड़ा उठाया और बियरिंग ऑन हिज विथ ऑल हिज माइट, मतलब वो अपने आप को वहां कैसा खड़े रख पा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा हिम्मत उन्होंने जुटाई और अपने आप को वहां पर खड़े रख पा रहे थे वो। और उसके बाद उन्होंने चौक के टुकड़े से बोर्ड पर जितना बड़े बड़े अक्षरों में, जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उतने बड़े बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा वी वे लॉ फ्रांस, मतलब कि लिव लॉन्ग फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. जैसे ही मिस्टर हेमल ने वी विल लो फ्रांस लिखा बोर्ड पर, वो दीवार के सहारे अपना हेड दीवार पर रख करके वहीं पर रुक गए और वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। और उन्होंने अपने हाथों से जेस्चर करते हुए, इशारा करते हुए कहा कि स्कूल अब डिसमिस हो गई है और तुम लोग जा सकते हो। सो स्टूडेंट्स, हमने स्टोरी को फिनिश कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे पर्सिया ने फ्रांस से उनकी लैंग्वेज को, उनकी मदर टंग को उनसे अलग कर दिया और किस तरह से वहां के लोगों पर, वहां के स्कूल गोइंग बच्चों पर उसका असर पड़ता है। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। क्या मैं भी तुम्हें नहीं भेज देता था गार्डन में कि जाओ जा करके तुम मेरे फ्लावर्स में पानी डालाओ, जबकि तुम्हें यहाँ उस टाइम बैठ करके पढ़ना चाहिए था? बट नहीं, ऐसा नहीं होता था, मैं तुम्हें गार्डन में भेज देता था। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे? और जब भी मुझे फिशिंग के लिए बाहर जाना होता था तब मैं क्या करता था, मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था तब।